क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे आज यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, क्लास करने आए हैं, आप में से सभी बच्चों को आप में से सभी बच्चों को आज के इस क्लास के लिए, ध्यान से सुनिएगा, आज के इस क्लास के लिए हम आपको धन्यवाद तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज से माँ का पाठ जो है वो स्टार्ट हो रहा है, माँ दुर्गा का पाठ जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसलिए आप सभी बच्चों को आज हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और क्योंकि आज माता जी का दिन है और आज से शक्ति की देवी माँ दुर्गा का आराधना किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि माता जी का आशीर्वाद आप लोग आज जरूर लीजिए। माँ के आशीर्वाद से ही जीवन में सब कुछ होता है। प्यारे बच्चों, आज से माता जी का दिन जो है वो शुरू हो गया है, जिसको कहते हैं कि आज से दसाई शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो आज से दसाई जो है वो शुरू हो गया है, मतलब दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा पाठ जो होता है, आज उसका पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, माता जी की कृपा आप सब लोगों पर बना रहे, बस यही हम कामना करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, आज एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को जानते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और आज किस क्लास को करते हैं, ठीक है ना। आज एकदम बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए थे, बताओ बाबू। पिछली क्लास में हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए थे। एक तो गांधी जी के बारे में पढ़ा दिए थे, हमें जहां तक याद है पिछली क्लास में हम आप लोगों को गांधी जी के बारे में पढ़ा दिए थे। आइए पहले कुछ सवाल करते हैं और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, सबसे पहला सवाल तो यही है, ठीक है ना। जरा ध्यान से आप लोग बताइएगा, थोड़ा आराम आराम से बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा फास्ट अभी बोला नहीं जा रहा है, गला जो है ना वो खराब हो गया है, ठीक है। जब स्पीकर खराब हो गया है तो फिर कैसे आवाज निकलेगा। आप लोग हमें सिर्फ ये बता दीजिए, तो क्वेश्चन में गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये बताओ बाबू। तो 3 सवाल पूछते हैं। पिछली क्लास में हम आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी पढ़ाए थे, उसके बाद गांधी जी के बारे में पढ़ाए थे। तो आप लोग हमें इतना बता दीजिए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बताओ जल्दी से। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, एक बार फटाफट से ना बाबू आप हमें जवाब बता दीजिए, कौन थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। आप में से सभी बच्चों का जवाब आ रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बढ़िया। आप में से सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि गुरुजी गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन का जवाब आप हमें बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम क्या है, ये बताओ बाबू। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन हुआ था, हंटर समिति, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार जवाब। हंटर समिति का गठन किया गया था, आप लोगों को याद हो गया है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि वापस की, बस उस उपाधि का नाम बता दीजिए जो गांधी जी वापस किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि गांधी जी वापस कर दिए थे, उस उपाधि का नाम बताइए। गांधी जी को कौन सा उपाधि मिला था जिसको वापस कर दिए, बताओ बाबू। केसरी हिंद नहीं, कैसर ए हिंद, क्या बोलते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है ना। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी वापस कर दिए थे। तो ये सब कुछ ना पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज मुख्य रूप से पढ़ना है खिलाफत आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। आज हम कहां से शुरू करेंगे, आज हमको पढ़ना है बाबू खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आज पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन है क्या। सबसे पहली तो बात यह है कि आप लोग याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ,
यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है ना। 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और ये भारत में शुरू नहीं हुआ था, समझिएगा। इसका शुरुआत कहां से हुआ, इसका शुरुआत कहां से हुआ बाबू, तो समझिएगा शुरुआत कहां से हुआ। एक देश है जिसका नाम है तुर्की, क्या नाम है, तुर्की, वहीं से हुआ। अब वहां से क्यों हुआ और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, जब तुर्की से हुआ तो हम लोग भारत के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले जब शुरुआत तुर्की से हुआ तो हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, आप समझना बाबू कि जो तुर्की है, ठीक है ना, जो तुर्की है यह मुसलमान देश है, यहाँ पर ज्यादातर मुसलमान ही है, ठीक है ना। और मुसलमानों का जो धार्मिक प्रमुख होता है, मतलब जो हेड होता है, जो राजा है ना, उसको सुल्तान कहा जाता है। यहाँ जो राजा है, समझिएगा, तुर्की का जो राजा है प्यारे बच्चों, तुर्की का जो राजा है इसको क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। तुर्की का जो राजा है ना, इसको सुल्तान कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। और उसका जो पद है, जो राजा का पद है, ठीक है, जो राजा का पद है उसको खलीफा पद कहते हैं। क्या कहते हैं, खलीफा, क्या कहते हैं, खलीफा। तो राजा का जो पद है ना उसको खलीफा कहा जाता था। हम तुर्की की बात कर रहे हैं। राजा सुल्तान, राजा को सुल्तान कहा जाता था और राजा का जो पद है उसको खलीफा कहा जाता था, खलीफा। अब हुआ क्या था कि जो जो ये देश है, जो तुर्की है, ये युद्ध में इंग्लैंड से हार गया था, ठीक है ना। वो युद्ध में मतलब इंग्लैंड से बोले तो अंग्रेजों से हार गया था। और जब अंग्रेजों से हार गया तो खलीफा पद को वहां छीन लिया गया था। खलीफा पद के पास जो भी शक्ति था, यानी कि राजा के पास जो भी शक्ति था, उस शक्ति को अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, उस शक्ति को छीन लिया, ठीक है। जब शक्ति को ही अंग्रेजों ने छीन लिया, खलीफा पद को विघटित कर दिया, खलीफा पद को खत्म कर दिया, तो वहां का जो मुसलमान था वो बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि उसको धार्मिक रूप से आहत हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि भाई खलीफा उसका धर्म गुरु होता था, ठीक है ना, धार्मिक प्रमुख होता था, धर्म का जो हेड होता है वो खलीफा होता था, और वही उसका पूरा शक्ति चला गया अंग्रेजों के पास। इसलिए जो वहां के मुसलमान थे, जो तुर्की के मुसलमान थे, वो इस बात से बहुत आहत हुए। उनको लगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया, ठीक है। और इसलिए वे लोग बड़े नाराज हो गए और नाराज होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, ठीक है ना। नाराज होकर के क्या किए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, आंदोलन किए। और इस आंदोलन का नेतृत्व दो भाई कर रहे थे, ठीक है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, याद रखिएगा, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दो भाई, जिनको हम लोग कहते हैं दो अली बंधु। दो अली बंधु इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे, दो बंधु, दो मतलब बंधु मतलब होता है भाई, और कौन भाई, तो दो कौन भाई, ध्यान रखिएगा, दोनों भाई का नाम था शौकत अली। पहले भाई का नाम था मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था शौकत अली, तो इसलिए उनको बोलते हैं क्या, अली बंधु। शौकत मोहम्मद अली, पहला भाई का नाम था मोहम्मद अली, ठीक है, और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है ना। तो ये खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे दो अली बंधु कर रहे थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है ना। क्या नाम था बाबू, मोहम्मद अली और, हाँ, गला जो है ना बाबू एकदम बैठ गया है, पता नहीं आवाज निकालने में भी बड़ा दम लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेतृत्व दो अली बंधु कर रहे थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रहेगा। तो ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ ये भारत में कैसे पहुंचा, अब हम लोग इस पे बात करेंगे। अभी तक तो हम लोग कहाँ का बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ तुर्की का बात कर रहे थे कि तुर्की में अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां का जो खलीफा था उसी को खत्म कर दिया, जो वहां का राजा था, जो वहां का धार्मिक प्रमुख था, जो खलीफा पद था, उसको विघटित कर दिया, उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण मुसलमानों को बड़ा आहत हुआ, मुसलमानों को बड़ा चोट लगा इस बात का, और मुसलमान लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे, आंदोलन करने लगे। और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, तो दो अली बंधु किया, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। जब तुर्की में मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, बात भारत में पहुंचा, और चूंकि भारत में भी उस समय अंग्रेजों का ही शासन था, क्योंकि भारत में भी उस समय अंग्रेजों का ही शासन था, भारत को भी अंग्रेजों ने गुलाम बना करके उस समय रखा था, तो भारत के मुसलमानों को लगा कि भाई ये तो मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय करता है अंग्रेज लोग। भारत के मुसलमानों को लगा कि तुर्की के मुसलमानों के साथ इसने तो बड़ा अन्याय किया है,
कहीं ऐसा ना हो कि भारत के मुसलमानों के साथ भी यही करे। ठीक है ना, भारत के मुसलमान इस बात को लेकर के डर गए कि अगर तुर्की के मुसलमान के साथ ऐसा किया है तो जरूर ये भारत के मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही करेगा। और ये सोच करके भारत के मुसलमान, समझिएगा, भारत के मुसलमान और तुर्की के मुसलमान दोनों एक साथ मिल गए और दोनों एक साथ मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए। ठीक है ना, और इसी आंदोलन का नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। क्योंकि अंग्रेजों का जो ये कारनामा था इसके खिलाफ जाकर के, क्योंकि खलीफा जो पद विघटित हुआ था इसके कारण लोग नाराज थे और अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के आंदोलन किए, इसलिए इसका नाम पड़ा खिलाफत आंदोलन। गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल हुए, महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल हुए तो महात्मा गांधी एक की बात बोले कि देखिए, लड़ाई भले मुसलमानों का है, लेकिन इसमें हिंदुओं को भी साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर के नहीं लड़ेंगे ये अंग्रेज लोग नहीं समझेगा। इसलिए मुसलमानों को भी इसमें साथ देना चाहिए और हिंदुओं को भी साथ देना चाहिए। और प्लस में गांधी जी एक बात बोले कि देखो भाई, हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो बरकरार होनी चाहिए, हिंदू और मुस्लिम में फूट नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू और मुस्लिम में फूट होगा तो अंग्रेज लोग ऐसा ही करते रहेगा। ठीक है ना, अंग्रेजों का नीति ही है फूट डालो और शासन करो। इसलिए गांधी जी बोले कि अंग्रेज और जो हिंदू और मुस्लिम है वो सब लोग एक हो जाइए और तब जाकर के इनसे लड़ाई लड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी आंदोलन को कहते हैं प्यारे बच्चों ये खिलाफत आंदोलन। बताइए, समझ में आया? इसी आंदोलन को क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन कहते हैं। बताइए एक बार जल्दी से, एक बार फटाफट से बताइए, यहां तक क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया है? बताओ बाबू फटाफट से, क्या यहां तक आप में से सभी बच्चों को समझ में आ गया, यस और नो? खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से लिखिए यस सर। खिलाफत आंदोलन अगर समझ में आ गया हो तो एक बार फटाफट से लिखिए यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया ना? बस इतना याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और इसलिए हुआ था क्योंकि तुर्की के मुसलमानों के साथ अंग्रेजों ने बड़ा गलत किया था। अंग्रेजों से तुर्की के मुसलमान युद्ध में हार गए थे। उसके बाद जो तुर्की का खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, विघटित कर दिया गया था, जिसके कारण अंग्रेज लोग काफी ज्यादा नाराज थे और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इसके कारण वे लोग आंदोलन पे आतुर हो गए, आंदोलन करने लगे और इस आंदोलन का नेतृत्व दो अली बंधु कर रहे थे और दोनों भाई का नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है ना, याद रखिएगा, दोनों भाई का क्या नाम है भाई? मोहम्मद अली और शौकत अली, याद रखिएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों बता दिए थे हम आप लोगों को। यहां तक देखिए, यही है वो दोनों भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली, यही है जिनको कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। यही है दो अली बंधु, यही दोनों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन का मुद्दा सामने उठाया। ठीक है ना, यही दोनों भाई हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इसमें मोहम्मद अली कौन है और शौकत अली कौन है ये हमको नहीं पता, लेकिन इंटरनेट से निकाला हुआ ये फोटो है, मोहम्मद अली और शौकत अली यही है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बाबू? बताओ जल्दी से, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी लोगों का? चलिए, परीक्षा में सवाल आता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। परीक्षा में सवाल आता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो अगर ये सवाल आपके भी परीक्षा में आ जाए, भारत में खलीफा पद नहीं था, तुर्की में था खलीफा पद, भारत में कहाँ खलीफा पद था। ठीक है ना, जो तुर्की का जो राजा होता था ना उसको सुल्तान कहा जाता था और उसका जो पद था उसको खलीफा कहा जाता था। देखते हैं ना, आज भी जब बाता बाती में हम लोग कहते हैं ना, अगर मान लीजिए कि किसी से बहसा बहसी हो गया तो हम लोग बोल देते हैं ना कि बहुत तू बड़का अपने आप को खलीफा समझ रहा है। आज भी जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो ये मतलब बोलचाल की भाषा में ये चीज हम लोग बोल देते हैं कि तू बड़ा अपने आप को खलीफा समझ रहा है का, मतलब तू अपने आप को राजा समझ रहा है, ये बात होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि खिलाफत आंदोलन जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसके बाद 1919 में शुरू हुआ था। उस समय तुर्की के शासक सुल्तान को मुस्लिमों का धार्मिक प्रमुख यानी कि खलीफा माना जाता था। ठीक है ना, जो तुर्की का जो शासक था, हम पहले से बोल दिए राजा, जिसको सुल्तान कहा जाता था, और उसका जो पद था उसको खलीफा कहा जाता था। तो युद्ध में तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की को दो टुकड़ों में बांट दिया तथा खलीफा की शक्ति जो है वो छीन ली। खलीफा की शक्ति क्या कर ली? छीन ली। और इससे भारत के मुसलमान की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। उनके धार्मिक नेता अली बंधु और मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस अन्याय के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में चलाया। इसका उद्देश्य खलीफा की सत्ता को बचाना और मुसलमानों की एकता दिखाना था। यानी आंदोलन इसलिए हुआ ताकि किसी तरीके से खलीफा की जो सत्ता है उसको बचाया जाए, खलीफा का जो पद है उसको बचाया जाए। ठीक है ना, तो खिलाफत आंदोलन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा में सवाल आया प्यारे बच्चों, 2022 में ये सवाल पूछा गया है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे लोग ना इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। खलीफा क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या है,
खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। याद रहेगा। एक सवाल और पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। अभी तो हम आपको बताए थे कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों, अभी तो हम आपको ये बताए, लेकिन खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो लिखेंगे, इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में ब्रिटेन तथा तुर्की के हार के बाद शुरू हुआ। ब्रिटेन द्वारा तुर्की की हार के बाद, मतलब ब्रिटेन है जो अंग्रेज जो है लोग है वो तुर्की को हरा दिया, उसके बाद शुरू हुआ। तुर्की की बुरी तरह से हार के बाद तुर्की का खलीफा पद विघटित हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया। जो अंग्रेज लोग था वो तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया। भारत के मुसलमान को भी यह डर सताने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, और इस बात को लेकर के तुर्की के मुसलमान और भारतीय मुसलमान आपस में मिल करके अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू मुसलमान की एकता को स्थापित करने का काम किया गया। यानी कि गांधी जी जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया कि भाई हिंदुओं और मुसलमानों को क्या एक साथ मिल करके रहना होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा कुछ। ठीक है ना। यानी कि गांधी जी जो है ना वो हिंदू मुसलमान की एकता को बचाने का काम किया। ठीक है, बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया। तो ये अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या चीज, अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है खिलाफत आंदोलन। सारे बच्चों को समझ में आ गया, एक बार बताइए यस और नो। बताओ बाबू, सारे बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। यस। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग असहयोग आंदोलन समझते हैं। गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन। ठीक है ना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। अब अगला आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। क्या पढ़ेंगे बाबू, असहयोग आंदोलन। देखिए, गांधी जी जब आंदोलन किए तो गांधी जी का कहना था कि देखो भाई, हम लोग क्या है ना कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई अंग्रेजों को, क्योंकि हम अपने देश में बने हुए चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया हुआ चीज है, जैसे कपड़ा ही है, तो जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा था वही लोग ज्यादा पहनते थे। तो गांधी जी बोले कि अगर आप अंग्रेजों का कपड़ा खरीदते हैं, कहीं ना कहीं आप अंग्रेजों का सपोर्ट ही कर रहे हैं, उसको फायदा हो रहा है, उसी फायदा से तो हम लोग पर मतलब शासन कर रहा है। तो गांधी जी ये कहे कि देखो, हम लोग अंग्रेजों को जो सहयोग कर रहे हैं, हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो विदेशी सामान खरीदते हैं, अंग्रेजों का सामान खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं तो अंग्रेजों का हम लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। तो हम लोग जो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये अंग्रेजों का सपोर्ट खत्म होना चाहिए। अंग्रेजों का ये जो सपोर्ट है ना, ये खत्म होना चाहिए। अंग्रेज लोग को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो गांधी जी का कहना था कि जब सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। क्या करेंगे, असहयोग, मतलब किसी भी चीज में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का असहयोग ही करेंगे। ठीक है ना। और इसलिए लोग अंग्रेजों का असहयोग करने लगे और गांधी जी ने इस आंदोलन का नाम रखा असहयोग आंदोलन। असहयोग कहने का मतलब अंग्रेजों को असहयोग करना। ठीक है ना। और असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू इसलिए किए क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे, मुख्य रूप से 2-3 कारण थे। पहला तो जो खिलाफत का मुद्दा था, खिलाफत आंदोलन जो हुआ, ठीक है ना, पहला मुद्दा तो यह था कि भाई अपने अंग्रेजों के साथ गलत किया है। तो पहला तो खिलाफत का मुद्दा था। असहयोग आंदोलन के कारण में प्यारे बच्चों आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के अगर कारण के बारे में बात किया जाए तो कारण में सबसे पहला कारण तो लिखेंगे खिलाफत का मुद्दा। क्या लिखेंगे, खिलाफत का मुद्दा। पहला कारण है बाबू खिलाफत का मुद्दा। ठीक है ना, पहला कारण है खिलाफत का मुद्दा। अरे बच्चों को समझ में आया। तो जो पहला, एक मिनट, मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण, अंग्रेजों ने देखे कि किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड किया पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है ना। तो पहला कारण तो है खिलाफत का मुद्दा कि अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा गलत किया था मुसलमानों के साथ। गांधी जी इसलिए भी बोले कि भाई बहुत गलत हुआ है, आंदोलन करेंगे। दूसरा, पंजाब की सरकार की बर्बर कार्रवाई। पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद हंटर समिति का गठन हुआ। भाई हंटर समिति कुछ रिपोर्टें नहीं किया। जो गांधी जी, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में उतना बड़ा घटना को अंजाम करवा दिया जनरल डायर, उसको कोई सजा नहीं मिल पाया। इसलिए गांधी जी बोले कि अब असहयोग करेंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। तो पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखिएगा, पंजाब में सरकार के विरुद्ध, पंजाब में सरकार के बर्बर मतलब होता है, मतलब बहुत घटिया।
ठीक है ना, मतलब बहुत घटिया कार्रवाई किया था। तो पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध, बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध, ठीक है ना, पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध जो है। और तीसरा प्यारे बच्चों, जो हम लोगों का, भारतीय लोगों का मेन मकसद था आजादी प्राप्त करना, यानी स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है ना, स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज की प्राप्ति करना, यही 3 कारण था मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, यही मुख्य रूप से कारण था असहयोग आंदोलन का। एक तो खिलाफत का मुद्दा, अगर आपसे परीक्षा में भी पूछा जाए असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण बताइए, तो बताइएगा खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध और स्वराज की प्राप्ति करना, यही मुख्य रूप से 3 कारण था जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी बस एक ही बात बोले कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करो, देसी वस्तुओं का उपयोग करो, ज्यादा बढ़िया है। विदेशी वस्तुओं को छोड़ दो, विदेशी वस्तुओं को छोड़ दो। अगर कोई सरकार के लिए नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी छोड़ दो, अगर कोई अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ रहा है तो वो स्कूल छोड़ दो, अगर कोई अंग्रेजों के कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज का बहिष्कार कर दो, ठीक है ना। अगर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो वो अंग्रेजों का चुनाव प्रक्रिया है, उसमें भाग मत लीजिए, चुनाव प्रक्रिया को छोड़ दीजिए। विदेशी वस्तुओं में आग लगा दीजिए, अंग्रेजी वस्तुओं में, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया वस्तु है उसमें आग लगा दीजिए। आप देश में, अपने देश में एकदम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाइए, तब जाकर के ये लोग का दिमाग खनकेगा। जब ये लोग का एको को सामान नहीं बिकेगा, जब इन लोग का एको रुपया आमदनी नहीं होगा, तब इन लोग को समझ में आएगा कि भाई क्या है भारत के लोगों का पावर, ठीक है ना। तो बहुत तरह के प्यारे बच्चों आंदोलन किए गए, बहुत तरह के काम किए गए, जिससे हम आपको अभी आगे बताते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। यहाँ पर ना मुख्य रूप से आप जरा ध्यान से देखिएगा, 2 तरह के कार्रवाई हुए, जिसमें सबसे पहला कार्रवाई हुआ विध्वंसक कार्रवाई। अब विध्वंसक कार्रवाई में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर उपाधियों एवं अवनैतिक जो पद था उसका त्याग किया। मतलब अंग्रेजों ने जो जो उपाधि दिया था कि जितने भी भारतीय लोगों को, सब लोगों ने अपना उपाधि त्याग दिया, सब लोगों ने अपना उपाधि वापस कर दिया, कहा कि हमें आपके उपाधि की कोई जरूरत नहीं है। जैसे गांधी जी ने कैसे कैसरे हिंद की उपाधि को वापस किया था, वैसे ही सब लोगों ने क्या किया, अपना उपाधि वापस कर दिया, ठीक है ना। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सब लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी जितना भी समूह था सब लोगों ने बहिष्कार कर दिया। सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना, मतलब सब लोगों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करने लग गए। विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार, सब लोग चुनाव का बहिष्कार करने लगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी करने से इनकार, यानी कि अंग्रेजों के लिए नौकरी करने से भी लोगों ने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के लिए नौकरी अब नहीं करेंगे, अंग्रेजों के लिए एक काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। पहला चीज तो ये हुआ। इसके आगे क्या हुआ बाबू, न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। गांधी जी बोले कि देखो भाई, जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, वो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है, तो क्यों ना हम लोग अंग्रेजों के इस न्यायालय का विरोध करें, हम लोग आपस में कोई चीज होगा तो फैसला कर लेंगे, 5 को आदमी बुला करके पंच मान लेंगे और पंचों का फैसला हम लोग मानेंगे, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो न्यायालय के जगह पर पंचों का फैसला मानेंगे, न्यायालय के जगह पर पंच का फैसला मानेंगे। राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना होने लगा कि भाई विदेशी जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया स्कूल कॉलेज है उसमें कोई नहीं पढ़ेगा, राष्ट्रीय कॉलेज मतलब जो अपना स्वदेशी स्कूल है, स्वदेशी विद्यालय, स्वदेशी कॉलेज है, उसके नया स्थापना हुआ कि लोग उसमें पढ़ेंगे। सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करने लगे, क्योंकि सरकारी कॉलेज अंग्रेजों के फंड से चलता था तो लोग सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करने लगे, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी ये भी बोले कि देखिए किसी भी विद्यार्थी का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पढ़ाई एकदम जारी रहना चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी बोले कि स्वदेशी को अपनाओ, अपने देश की वस्तुओं को अपना लो, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाओ, चरखा को, ताकि चरखा से बुन करके कपड़ा बनाओ और उस कपड़ा को पहनो, विदेशी कपड़ा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। तो चरखा का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि प्यारे बच्चों उस समय असहयोग आंदोलन के कारण ही 20 लाख चरखा भारत में बांटा गया था, 20 लाख चरखा भारत में बांटा गया। सोच लीजिए, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 20 लाख चरखा जो है वो भारत में बांटा गया। समझ में आ रहा है कि 20 लाख चरखा भारत में बांटा गया, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन इसलिए हुआ कि विदेशी चीजों को हमें इस्तेमाल बंद करना है, तब जाकर के अंग्रेजों का दिमाग ठिकाने आएगा, ठीक है ना। अंग्रेज लोगों को क्या करना है, असहयोग करना है। अंग्रेज लोगों को क्या करना है, असहयोग करना है। जैसे आज हम लोग कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, इससे सरकार को सहयोग कर रहे हैं ना। अगर हम ये कपड़ा खरीदे हैं तो इस पर सरकार को क्या जा रहा है, फायदा जा रहा है, टैक्स जा रहा है।
तो भाई कहीं ना कहीं हम लोग सरकार को सहयोग कर रहे हैं। वैसे ही पहले लोग अंग्रेजों के द्वारा बेचे गए कपड़े अगर पहनते थे तो उससे अंग्रेजों को फायदा होता था, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा मत पहनिए, स्वदेशी कपड़ा पहनिए, तब जाकर के अंग्रेजों का दिमाग ठिकाने आएगा। यानी कि अंग्रेजों का असहयोग करिए, किसी भी काम में सहयोग मत करिए, ठीक है ना। किसी भी काम में अंग्रेजों का सहयोग मत करिए, सब जगह पर अंग्रेजों का असहयोग करिए, बस यही कहा गया था। और यह आंदोलन जो प्यारे बच्चों है, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा, ये जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया, इतना मतलब बड़ा भारत में फैल गया, यह आंदोलन इतना ज्यादा भारत में फैल गया कि नेता तो सब लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आमतौर पर जब आंदोलन होता था तो उसमें मतलब बाकी लोगों का भागीदारी कम ही होता था, आम जनता का भागीदारी न के बराबर होता था। नेता लोग अपना आंदोलन करते थे, लेकिन यह जब आंदोलन हुआ तो इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला सब लोग भाग लिए, एकदम जन आंदोलन हो गया। असहयोग आंदोलन जो है ना वो एकदम पूरे देश में फैल गया, देखते ही देखते गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। और बच्चे से लेकर के, बूढ़े से लेकर के, जवान लोग, महिलाएं, सब लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। महिलाएं भी एकदम शराब के दुकान के आगे धरना दे दी कि एक भी मर्दाना को मतलब हम अपने हस्बैंड को, हम अपने घर वालों को और एक भी आदमी को हम शराब खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि शराब अगर लोग पीता तो इससे अंग्रेजों को सहयोग होता। महिलाएं सब शराब के दुकान के आगे धरना दे दी, शराब किसी को पीने ही नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के एकदम मतलब अंग्रेजों को असहयोग करने के लिए सब लोग तैयार हो गए, ठीक है ना। अंग्रेजी शासन के खिलाफ सब लोग एकजुट हो गए, सब लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये आंदोलन चलते रहता तो हमारा देश भारत 1922 में ही आजाद हो जाता। इतना बड़ा ये आंदोलन था ना कि अंग्रेजी सरकार का नींव हिल गया, अंग्रेजी सरकार डरने लग गया कि अरे अब तो लगता है कि दिक्कत हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार इतना डर गया, इतना डर गया कि उसको लगने लगा था कि हमको भारत को आजाद करना पड़ जाएगा इस आंदोलन की वजह से। लेकिन तभी एक ऐसा घटना घटा जिसके कारण इस आंदोलन को बंद करना पड़ गया, और वो घटना उत्तर प्रदेश में घटा। उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चों एक घटना घटा जिसमें कुछ लोग असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और पुलिस आया और इस आंदोलन को रोकने के लिए आंदोलनकारियों को रोकने लगा। जब आंदोलनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने गोली चला दिया। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव का नाम है, चौरी चौरा नामक जगह पे ये घटना हुआ प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पे ये घटना हुआ जहां पे आंदोलनकारियों के साथ पुलिस का झड़प हो गया, और आंदोलनकारी इतने गुस्से में थे कि थाना में ही आग लगा दिए, थाना में आग लगा दिए, ठीक है ना। और थाना में आग लगा करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिए। असहयोग आंदोलन के तहत 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिए, ठीक है ना। अंग्रेजी पुलिस को, जो अंग्रेज पुलिस था उसको जिंदा जला दिया गया। भारतीय लोग तो बहुत बढ़िया किया, अंग्रेजवन को जिंदा जला दिया, बड़ा कष्ट देता था भारतीयों को, इस बार सबक सिखा दिया, थाना में आग लगा दिया। लेकिन अच्छा तो हुआ कि अंग्रेजों लोगों को भाई सबक सिखाया गया। लेकिन दिक्कत यह हुआ ना कि गांधी जी बोले थे कि देखो भाई कोई भी आंदोलन चलेगा तो वो हिंसात्मक नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी चाहते थे कि हम कोई भी आंदोलन करें तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, वो हल्ला करके नहीं, मारपीट करके नहीं, खून खराबा करके नहीं। तो गांधी जी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी को लग गया शौक, गांधी जी को लगा कि ये क्या, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाह रहे थे, यहाँ तो भारी दिक्कत हो गया। और उसी समय असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए कि अब हम असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं। अगर चौरी चौरा हत्याकांड नहीं हुआ होता, अगर चौरी चौरा कांड नहीं होता, अगर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा नहीं जलाया जाता तो शायद हमारा देश भारत उसी समय आजाद हो जाता, क्योंकि अंग्रेज लोग खौफ में था असहयोग आंदोलन से। इतना बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। गांधी जी के द्वारा चलाया गया इतना बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन कि अंग्रेज लोगों का नींव हिल गया था प्यारे बच्चों उस समय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या है और परिणाम क्या है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के कारण क्या है और परिणाम क्या है। तो कारण में हम आपको तो बताइए दिए कि असहयोग आंदोलन का कारण क्या है। कारण है खिलाफत का मुद्दा, कारण है पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरुद्ध न्याय और स्वराज की प्राप्ति। यही 3 कारण जो कि हम आपको आगे भी बताए। उसके बाद अगर प्रभाव की बात करें कि असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, तो प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताए कि असहयोग आंदोलन में सरकारी कॉलेज और विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। जितना भी सरकारी कॉलेज था सभी कॉलेज का बहिष्कार कर दिया गया।
विदेशी वस्तु में आग लगा दी जाए और स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए। ये कहा गया कि भाई देखिए, विदेशी वस्तु को आग लगा दीजिए, विदेशी वस्तु कोई नहीं यूज करेगा, सब स्वदेशी वस्तु अपनाइए। विदेशी न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानिए, यानी कि न्यायालय में कोई नहीं जाएगा, न्यायालय अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है ना, इसलिए पंचों का फैसला मानिए। सरकारी नौकरी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे हैं मतलब आप अंग्रेजों के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाइए, खादी चूंकि भारतीय ब्रांड है, चरखा भारत का चीज है, तो सब लोग चरखा और खादी से बना हुआ कपड़ा पहनिए। और उपाधि को वापस कर दीजिए, उपाधि का बहिष्कार करिए। तो कुल मिलाकर के असहयोग आंदोलन का ये कारण था और ये प्रभाव था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी कि असहयोग आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था, एक जन आंदोलन बन गया था। परीक्षा में भी सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। ये क्वेश्चन 2014 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जन आंदोलन था कैसे। एक बच्चे कह रहे हैं कि सर गांधी जी को यह आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था। देखिए, गांधी जी हमेशा से ना मारपीट वाला कब बात नहीं करते थे, वो नरम दल के नेता थे। गांधी जी के बारे में आप सुने होंगे कि जब उनको कोई एक थप्पड़ मारता था वो दूसरा गाल भिड़ा देते थे कि लो इस पर भी मार लो, बदला करके वो मतलब दोहराते नहीं थे कि तुम हमको मारा है हम भी मारेंगे। गांधी जी ऐसे वाले नेता नहीं थे। गांधी जी बड़ा शांति मिजाज के नेता थे और कहते थे कि भाई कोई भी काम शांति से हो सकता है, बिना मारपीट के हो सकता है, बिना खून खराबा के हो सकता है। और चूंकि असहयोग आंदोलन में खून खराबा हो गया था, आग लगा दिया गया था, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से ऐसे ही नाराज थे कि भाई तो जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मार दिया, तुम सबको जिंदा जला देंगे, ठीक है ना। गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए, ठीक है ना। अगर बंद नहीं होता तो सचमुच बात है हमारा देश भारत पहले आजाद हो गया होता, ठीक है ना। ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। तो लिखेंगे असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। और यह एक जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि इसमें सामाजिक और धार्मिक भेदभाव भुला करके देश के सभी वर्ग शामिल हुए थे। यानी कि लोग भेदभाव भुला गए थे कि हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, सब लोगों ने मिल करके इस आंदोलन में भाग लिया था। आंदोलन में लोग सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय और विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करने लगे। जो किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, महिलाओं थे, इस सब लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन में भाग लिया था। यह आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश के आम लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होकर के विरोध किया था। सिर्फ ये नहीं था कि भाई इसमें नेता लोग शामिल हैं, आम देश के मतलब भारत देश के पूरी आम लोग, जनता लोग सब मिलकर के, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिला, सब मिलकर के इस आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक है ना। इसलिए असहयोग आंदोलन को जनों की शक्ति से प्रेरित आंदोलन कहा गया कि लोगों का शक्ति है इस आंदोलन में लगा हुआ। ये कोई नेताओं का आंदोलन नहीं है, गांधी जी का आंदोलन नहीं है, लोगों का आंदोलन है, जन आंदोलन। जन मतलब होता है लोग, यानी कि ये लोगों का आंदोलन है, ठीक है ना। लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हो जाने के कारण 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। तो प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा प्रश्न आता है, क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 18 में, 14 में बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब बात है कि चौरी चौरा आंदोलन क्या है। परीक्षा में यह भी सवाल आ जाता है कि बताइए चौरी चौरा आंदोलन। आज भी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा थाना है, आज भी उत्तर प्रदेश में थाना है चौरी चौरा, गोरखपुर जिला में पड़ता है। तो चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, यह भी परीक्षा में सवाल आता है। तो प्यारे बच्चों, जब यह सवाल आए कि चौरी चौरा हत्याकांड से क्या समझते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक जगह पर यह घटना हुआ था, जिसका मुख्य कारण था खाद्यान्न वस्तु के दाम में वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ हो रहे राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग चला दिया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन का लोग जुलूस निकाल रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, शराब की दुकानों के विरुद्ध में लोग जुलूस निकाल रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा फायरिंग चला दिया गया और मतलब अंग्रेजों के द्वारा गोली चला दिया गया। और अंग्रेजों के द्वारा जो फायरिंग हुआ उसके विरोध में थाना पर लोगों ने हमला बोल दिया और 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल में ही जला दिया गया, जिसे चौरी चौरा हत्याकांड का नाम दिया गया, ठीक है ना। सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहां खून खराबा नहीं हुआ था, गांधी जी ने कुछ क्यों नहीं किया। बाबू, गांधी जी ने क्यों नहीं किया, मतलब गांधी जी अपना उपाधि वापस किए और उसी घटना के कारण तो यह असहयोग आंदोलन हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसी के कारण तो यह असहयोग आंदोलन हो रहा था। और देखो बाबू, मारपीट से ज्यादा असर करता है शांतिपूर्ण आंदोलन। असहयोग आंदोलन में खून खराबा तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज लोगों का नींव हिल गया था। गांधी जी मारपीट नहीं करते थे, खून खराबा नहीं करते थे, गोली नहीं चलाते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा गांधी जी से ही डरता था, क्योंकि गांधी जी ऐसा आंदोलन करते थे कि उसका नींव हिल जाता था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ना अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में भी आता है। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया।
असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया? ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है, 2023 में भी आया है कि आखिर असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया, क्यों बंद कर दिया गया? तो अभी आपको पता है, अभी आपको बता दिए कि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को रोका गया। तो लिखेंगे महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था और गांधी जी का यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी का यह आंदोलन खून खराबा के सिद्धांत पर नहीं था, अहिंसा मतलब जिसमें थोड़ा सा भी हिंसा नहीं हो। इस आंदोलन को समाज का हर एक वर्ग अपना समर्थन दे रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए, थाना को भी जला दिया था। गांधी जी बड़ा दुखी हुए क्योंकि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था। गांधी जी का आंदोलन हिंसात्मक नहीं था, अहिंसात्मक था और इसलिए गांधी जी बड़ी दुखी हुए। अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किया? रोकने का निर्णय लिया, स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है ना? इसलिए गांधी जी इस आंदोलन को वहीं पे रोक दिए। असहयोग आंदोलन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से बनता है। इस वर्ष भी असहयोग आंदोलन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना? और क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? असहयोग आंदोलन का क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो बाबू फिर से लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार, मतलब आर्थिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पर। तो लिखेंगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो किया गया, लोगों ने अंग्रेजी कपड़े, जूते और अन्य वस्तुएं खरीदना बंद कर दिया, जिससे ब्रिटिश व्यापार प्रभावित हुआ। लोगों ने अंग्रेजी सामान खरीदना ही बंद कर दिया, इससे क्या हुआ? ब्रिटिश व्यापार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। घरेलू उद्योग को बढ़ावा, जो घरेलू उद्योग था, जो स्वदेशी उद्योग था, उसको बढ़ावा दिया गया। तो खादी और स्थानीय हस्तशिल्पों को अपनाने से देश में घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। क्योंकि सब लोग अब देश का बना वस्तु ही यूज कर रहे थे, इसलिए कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। विदेशी आर्थिक नियंत्रण कम हुआ, ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम होने लगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन की भावना पैदा हुई। ब्रिटिश वस्तुओं पर निर्भरता कम हुई, लोग अंग्रेजी वस्तुओं को छोड़ने लगे। जो लोग अंग्रेजी वस्तु पर निर्भर थे वो अब देसी वस्तु पर निर्भर हो गए थे। ठीक है ना? इस प्रकार आंदोलन ने आर्थिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध और देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि उसका मतलब असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ। और ये क्वेश्चन देखिए 2024 एग्जाम में पूछा गया है। 2024 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो बाबू इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। ठीक है? और अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम का वर्णन करें। हालांकि कारण और परिणाम हम पीछे भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से पूछा गया है असहयोग आंदोलन का क्या कारण है और क्या परिणाम है, इसके बारे में लिखना है। तो बाबू असहयोग आंदोलन का कारण और परिणाम हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2014 में भी आया, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम निम्नलिखित है। पहला तो आपको बता दिया, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था। तुर्की के खिलाफ जो खलीफा की सत्ता बचाने के लिए मुसलमानों में जो भावना उठी थी, इसके कारण यह हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा कारण जो 1919 में हुआ। और तीसरा अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना। महात्मा गांधी ने लोगों को कहा कि भाई अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हम लोगों को चेतना जगाना है लोगों के मन में, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। महात्मा गांधी ने जनता को अहिंसात्मक विरोध के लिए प्रेरित किया, यानी कि हिंसा न करके अहिंसात्मक विरोध करना है। तो ये कारण था, 2-3 कारण आपको हम बता चुके हैं। और परिणाम क्या हुआ भाई? तो किसान, मजदूर, व्यापारी और छात्र आंदोलन इसमें शामिल हुए। ठीक है? सब लोगों का भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ा, सब लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, खादी और देसी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। हिंसा के कारण स्थगन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, परिणाम यह भी निकला। और राष्ट्रीय एकता और जागरूकता, यानी कि भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना और स्वावलंबन की भावना बढ़ी, यानी कि लोग अब देसी वस्तु का इस्तेमाल करने लगे, देशों के प्रति उनका थोड़ा सा लगाव बढ़ा। तो यही आंदोलन है प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन। ठीक है ना? सब लोगों को लगता है कि आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था, अंग्रेज लोग इतना ज्यादा अत्याचार करता है तो कोई बात नहीं, और भारतीय लोग एक बार चौरी चौरा हत्याकांड कर दिया तो गांधी जी बंद कर दिए इस आंदोलन को। लेकिन गांधी जी भी अपने जगह पे सही थे। ठीक है ना? जब आंदोलन बढ़िया चल रहा था, अंग्रेज लोग को ऐसे ही सबक सिखाया जा रहा था, तो फिर ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन करे भी क्यों ना भाई, भारतीय लोग भी मजबूर हो गया। भीड़ पर गोली चला देगा, लोग चुपचाप रहेगा। बार बार का दही पूरी के नाश्ता नहीं न है। बार बार मतलब जब मन किया, अंग्रेज लोग बहुत भाग गया था, जब मन किया तब गोली चला दो भीड़ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भीड़ पर गोली चला दिया। असहयोग आंदोलन हुआ, भीड़ पर गोली चला दिया। जब मन किया तब गोली चला रहा था अंग्रेज लोग, तो उसको भी सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ठीक है ना? उसको भी सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तो बताओ बाबू, पूरा असहयोग आंदोलन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से एक बार बताइए, यस और नो। क्या असहयोग आंदोलन आप लोगों को समझ में आ गया, हाँ या ना? अंग्रेज लोगों को भी फायरिंग नहीं करना चाहिए था, अंग्रेज लोगों का मन बहुत बढ़ गया था। उधर जलियांवाला बाग में गोली चला दिया, इधर भी गोली चला दिया। भाई क्या है, भारतीय लोग का जान इतना सस्ता है कि जब मन करे तब तुम गोली चला दो। हैं? भारतीय लोग ठीक किया तो 22 को मारा, कम से कम 1000-2000 आदमी को जला देना चाहिए था। जब असहयोग आंदोलन बंदे करना है, जब असहयोग आंदोलन बंदे हुआ तो 22 आदमी को, मतलब 22 अंग्रेज को मार करके काहे बंद हुआ? हमारा बस यही कहना है।
जब बंदे करना था तो लो 2-4 हजार को और मार देते हैं और तब बंद करेंगे, ठीक है ना। जब असहयोग आंदोलन बंदे हुआ तो और 2-4 हजार को मार दो तब बंद करेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं 22 को हुआ बंद हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। बताओ बाबू, पूरे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से डबल सी लिखिए। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से लिखिए, सर कॉन्सेप्ट क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? चलिए, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। अंग्रेजों को पता चल गया कि दर्द क्या होता है, बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम शानदार बाबू। तो असहयोग आंदोलन खत्म कर दिए हम। अब अगली क्लास में हम आप लोगों को गांधी जी का ही एक और आंदोलन पढ़ाएंगे जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी कोई भी काम विनय के साथ करते थे, जबरदस्ती नहीं करते थे। असहयोग आंदोलन उधर किए शांतिपूर्ण तरीके से, अब करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब अंग्रेजों का कोई भी बात मत मानिए, उसकी हर एक बातों का अवज्ञा करिए, लेकिन कैसे अवज्ञा करिए? विनय के साथ, जबरदस्ती नहीं, एकदम विनय के साथ करिए। इसलिए नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था प्यारे बच्चों, जिसके बारे में अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद।